हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ए लेट एनएल सेट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट और ऐप। डिस्क्रिप्शन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डेमो क्लासेस वहां से जाके देख सकते हैं, हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम अस, यू कैन बाय मॉक्स फ्रॉम अस। तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। प्लस हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट सीक्स रेगुलेटरी स्टेप अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। देखो, रणवीर अलाहाबादिया वाला जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी इसमें कुछ नया चीज नहीं आया है। बट एक जो डिमांड रणवीर अलाहाबादिया के वकील ने करी थी वो ये करी थी कि अब लास्ट जो इनको बेल ऑर्डर मिला था ना, उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि अभी कोई भी ऑनलाइन कंटेंट नहीं बनाएंगे। बेसिकली यही कहा गया था। उसको हटाने की यहाँ पे डिमांड करी थी लॉयर ने रणवीर अलाहाबादिया की। उन्होंने ये भी बोला कि भाई 250-300 लोग इनके अंडर में एम्प्लॉयज हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा देख लीजिए। तो फिर अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है रणवीर अलाहाबादिया को पॉडकास्ट लेने के लिए अलाउ कर दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें और ऐसी चीजें बनाएं जो पूरे पब्लिक को देखने को सही रहे। अब ये इनके वाले पर्टिकुलर मामले में कोई वर्डिक्ट नहीं आया, ये एक क्लॉज था उसके ऊपर पूरा मामला है, तो उस पे ही आया है। एंड जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कुछ कहा भी है रिगार्डिंग वल्गैरिटी एंड सच स्टफ्स, तो वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, ऑस्कर जो है वो अनाउंस हो गया है। ऑस्कर में जो काम काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, बेस्ट पिक्चर मिली है अनोरा। अनोरा नाम की एक मूवी है जिसको बेस्ट पिक्चर मिली है। ये मूवी जो है ना, ये एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी के ऊपर बेस्ड है कि उनको कैसे एक बिलेनियर से प्यार हो जाता है। तो ये यहाँ पे है, रशियन बिलेनियर से उनको कैसे प्यार हो जाता है। एक इंडिपेंडेंट फिल्म है ये। इसके बाद ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिला है अनोरा को। ये आपके लिए इतना काम का नहीं है, एडिटिंग इतना काम का नहीं है, ओरिजिनल स्कोर भी इतना काम का नहीं है। बेस्ट डायरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, सैन बेकर अनोरा के जो डायरेक्टर है उनको ये मिला है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट मूवी के थ्रू इनको ये मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, अनोरा में इन्होंने एक्ट किया है, इनको मिला है। सपोर्टिंग वाले इतना पूछेंगे नहीं, मेन मेन चीजें ये हैं। ओरिजिनल सॉन्ग एलमल को यहाँ पे मिला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट बाकी आप देख सकते हैं, इतना कुछ है नहीं। ठीक, देखने को देख लो, पर क्वेश्चन ये आना चाहिए। 97th एकेडमी अवार्ड्स हैं ये, और हॉलीवुड में ये हुआ है। दैट्स इट। ये अनोरा जो है, ये फिल्म मैंने आपको बता दिया है किस चीज के ऊपर बेस्ड है। देन इसरो रिलीज सेकंड सेट ऑफ साइंटिफिक डेटा फ्रॉम आदित्य मिशन, आदित्य L1। मैंने पूरा डिटेल में आपको 2 दिन पहले रिवाइज कराया है। जेलेंस्की डज नॉट वांट देयर टू बी पीस, सेज ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन में पीस ही नहीं चाहते हैं, और लगता भी देखो यही है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे से कोई 10 फीट लंबा चौड़ा आदमी मेरे से मारपीट करने आएगा तो मैं कहूंगा भाई तुम चले जाओ, सॉरी, मैं माफी मांग लेता हूँ। वहां पे ये नहीं होगा कि मैं भाई उससे लड़ाई लगा लगा हुआ हूँ और मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। तो पॉइंट यहाँ पे इनके साथ भी यही है कि आपको रशिया से पहले स्टेप पे फाइट ही नहीं करनी चाहिए थी। आपने यूएस एंड अदर कंट्रीज के पंप अप करने पे कर दिया। अब आप उसे खत्म भी करने का नाम नहीं ले रहे हो। इनके तो फायदा ही ये प्रेसिडेंट बने घूम रहे हैं जेलेंस्की, है ना, कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहे वहां पे। तो ये है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पुराना आर्टिकल है, कुछ दिन पहले निकला था लाइव लॉ पे, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आर्टिकल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले एक ऑर्डर आया था, पिटीशन आई थी एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज करने की, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया था। बट एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में रहता है, प्लस आज की न्यूज़पेपर में कोई इतनी डिटेल की आर्टिकल है नहीं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को डिटेल में देखते हैं, चलिए शुरू करते law one of the most controversial laws भारत में जो बने हैं और अभी जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, अगर एग्जांपल कही जाए कि कैसे जो लॉ को लूप होल्स निकाल के उनका दुरुपयोग किया जाता है किसी लॉ का, सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कितना दुरुपयोग किया गया है। सो करंटली जिसने आर्टिकल लिखा है पी विनोद कुमार जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय राष्ट्र समिति के हैं, जो तेलंगाना की पार्टी है, ये एमपी हैं अभी मौके पे। और अच्छा आर्टिकल लिखा है। एंटी डिफेक्शन पे बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो आर्टिकल के अंत में भी आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड, द नीड ऑफ द पॉलिटिकल विल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से प्रोमिनेंट रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो, तो और भी ज़्यादा अभी हम पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के नैरेटिव पे बढ़ना चाहते हैं आगे, अगर हम उसके ड्रीम को या उसको एक आइडिया को हम कंसेप्चुलाइज कर चुके हैं और उसको हम अगर प्रैक्टिकल फॉर्म देना चाहते हैं, देन एंटी डिफेक्शन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान है, दोज हु डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इट। जैसे मान लीजिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है। सो पॉलिटिकल पार्टी ए में कोई मेंबर है, वो
डिफेक्ट मतलब पार्टी के ए से पार्टी बी में चले जाना या पार्टी ए की मेंबरशिप को छोड़ देना। तो ये सब यदि करता है या पार्टी ए व्हिप इशू करते हैं। व्हिप्स एक तरीके से उनके मेंबर्स के लिए ऑर्डर्स होते हैं। इसकी भी कैटेगरी होती है, व्हिप इशू करते हैं, उस व्हिप को फॉलो ना करना। तो ये सब क्या है, डिफेक्शन के क्राइटेरिया हैं। इसका मतलब कि आप अपनी पार्टी लॉयल्टीज पे नहीं आ रहे हैं और आपको पार्टी से बेदखल की कर दिया जाएगा और आपको पार्लियामेंट एमपी से भी बेदखल कर दिया जाएगा। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द डिफेक्शन। ये 1985 में ये लॉ बन के आया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली था, तब ये इसका कंसेप्ट नहीं था। सो एड्रेस द रैम्पेंट पार्टी स्विचिंग बाय द लेजिस्लेचर। अब आप खुद सोचिए कि पार्टी स्विचिंग लोग क्यों करेंगे, व्हाई दे विल डू इट। पार्टी स्विचिंग का सीधा सा मतलब है कि या तो किसी अच्छी पोजीशन के लिए वो जाएंगे, यहाँ पे उनको मिनिस्टीरियल पोजीशन ऑफर होगी, या यहाँ पे उनको ज्यादा मनी ऑफर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है रिसेंट, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं कि कैसे एमपी में, महाराष्ट्र में और कई सारे स्टेट्स में ये सिचुएशन बन जाती है कि बहुत क्लोज फाइट इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से 70 सीट्स का इलेक्शन है अगर, और एक पार्टी को 30 वोट्स मिले हैं, एक पार्टी को लेट से 31 वोट्स मिले हैं और बाकी कुछ छोटी मोटी पार्टीज को 9 वोट मिल गए हैं। सो अभी किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है। सो कुछ पार्टीज के यहाँ के 30 के मेंबर को या फिर 31 में से 30 वाली पार्टी ने कुछ मेंबर्स अपने यहाँ डिफेक्ट कर लिए, मतलब कुछ लोग यहाँ छोड़ के वहां चले गए। तो इसको मेजोरिटी मिल गई, इसने सरकार बना ली लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। लेकिन इसमें काफी लूप होल्स आए हैं और इसमें रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। इसका जो जेनेसिस था कोलोकियल टर्म्स में, वो उसको बोलते हैं आया राम गया राम। ये ना एक गयालाल जी थे, एक लेजिस्लेटर थे हरियाणा के। तो 1960s में फिनोमेना हुआ था कि विद इन वन डे उन्होंने पार्टी को कई बार चेंज किया। कभी पार्टी ए में, कभी पार्टी बी में, फिर वापस पार्टी ए में, फिर वापस पार्टी बी में। तो वो एक हास्यास्पद एक मतलब काफी फनी सिचुएशन हुई या काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन सो कॉल्ड एंड सो फोर्थ हुई, जिसकी वजह से इसने नेसेसिएट किया कि एक ऐसा लॉ लाया जाए जिससे ये प्रैक्टिस को कर्ब किया जाए। लेकिन एक बात जो होती है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की, जो हमारी इथिकल या मॉरल प्रॉब्लम्स होती हैं, भाई आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसका आइडिया ये है कि दैट यू बिलोंग टू और यू रिलेट विद द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पार्टी। आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हो, उसके प्रिंसिपल्स को मानते हो। बट आप पार्टी जैसे स्विच करते हो अपने मटेरियल गेन्स के लिए, तो वो क्या दिखाता है कि दैट यू आर इथिकली एंड मॉरली बैंकरप्ट, कि उसकी बैंकरप्सी है, आपके अंदर एथिकल मॉरल वैल्यूज नहीं है, पॉलिटिकल आपके अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके लिए आप लॉयल हो। तो उसको एक लॉ के थ्रू कर्व करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कोई ना कोई लोग लूप होल निकाल लेंगे। इसका बहुत क्लासिकल केस हमारे ट्रैफिक लॉज में भी आता है कि ट्रैफिक लॉज में हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक कोई सामने पुलिसमैन नहीं होता या हमें पकड़े जाने की संभावना नहीं होती। बट अगर ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना हमारी नेचर में आ जाए, हमारे डे टू डे बिहेवियर में आ जाए, तो इररिस्पेक्टिव वहाँ पुलिसमैन हो ना हो तब भी हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे। सो इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू हाउ मच यू हैव इम्बाइब दो पर्टिकुलर वैल्यू, उन वैल्यूज को कैसे आपने इम्बाइब किया है। और समय के साथ जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। व्हाट डू मीन बाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? इसका मतलब होता है कि मोर एंड मोर पीपल विद मनी मसल पावर, मनी पावर एंड मसल पावर, मनी मतलब पैसे से और मसल मतलब दोज हु आर हुलिगन्स, दोज हु आर कल्प्रिट्स, सीरियस ऑफेंडर्स, उनको टिकट मिलता है और वो जीतते हैं। सो दैट गोज टू शो दैट हाउ अवर पॉलिटिकल सिस्टम इज मलाइंड। उसके साथ ही ये टेंडेंसीज भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। 1985 में आने के बाद इसमें एक अमेंडमेंट 2003 में जरूर आया, जिसमें उन्होंने जो पहले का अमेंडमेंट था एक स्प्लिट का, उस अमेंडमेंट को उन्होंने हटा लिया कि नहीं, ये डिफेक्शन नहीं काउंट किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर 2/3 मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मान लीजिए 30 मेंबर हैं, तो 20+ मेंबर जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मर्ज हो जाते हैं पार्टी बी में, तब उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज डिफेक्शन, राइट। सो दिस इज द करंट सिचुएशन। अभी प्रेजेंट आर्टिकल कहता है ये दो मेन चुनौतियां अभी एंटी डिफेक्शन में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा भी हम कुछ चुनौती के बारे में बात करेंगे, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इट्स फेसिंग। द फर्स्ट इज इनऑर्डिनेट डिले इन डिसाइडिंग।
ये डिसाइड कौन करेगा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ है और उस पर निर्णय कौन लेगा? सो द डिसीजन हैज बीन गिवन टू द स्पीकर ऑफ द हाउस और द चेयरपर्सन, स्पीकर इन द केस ऑफ द लोक सभा एंड द चेयरपर्सन इन द केस ऑफ द राज्यसभा। ठीक। एंड सिमिलर गोज फॉर द स्टेट असेंबलीज। तो उसमें डिले हो जाता है। मान लीजिए स्पीकर एक पर्टिकुलर स्पीकर की भी पोस्ट क्या है, स्पीकर या चेयरपर्सन की भी पोस्ट क्या है, इट शुड बी अ वेरी न्यूट्रल पोस्ट। इट इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल पोस्ट बट इट इज नॉट अ न्यूट्रल पोस्ट। क्यों न्यूट्रल पोस्ट नहीं है? क्योंकि वो पॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट स्पीकर ओम बिरला जी हैं, वो इसके पहले भी स्पीकर थे, लेकिन उनको जब चुनाव लड़ना था तो उनको बीजेपी से ही टिकट चाहिए था। तो आप ये इमेजिन कीजिए, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक पर्टिकुलर एक्स पर्सन जिसको अभी भी 5 साल बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंसी है चुनाव लड़ने के लिए, एंड ही डज नॉट रिजाइन फ्रॉम दी पार्टी की मेंबरशिप। तो डू यू थिंक दैट ही विल बी, मतलब क्या वो, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी न्यूट्रल? इट्स वेरी लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस, राइट? सो इन इनऑर्डिनेट डिलेस की वजह से दैट्स अ बिग इशू कि स्पीकर कभी कभी महीने ले लेते हैं, कभी कभी डिसीजन तो 10 दिन में ले लेते हैं। बहुत जल्दी, अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का मामला है तो जल्दी डिसीजन ले लेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मामला है तो उसको डिले करते रहेंगे 5 महीने, 10 महीने, 1 साल। एंड सेकंड इशू जो वो कहते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्डिनेंस इशुएंस एंड द कम्युनिकेशन ऑफ पार्टी विप्स। पार्टी ने कोई विप इशू कर दिया, अपने इंटरनल मेमोज में कोई पार्टी ने विप इशू कर दिया, अब विप का कम्युनिकेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो मेंबर्स को कम्युनिकेट नहीं हो पाता कई बार। उसकी वजह से विप की भी सिग्निफिकेंस कम होती है और लॉ तो वायलेट होता ही होता है। उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी इश्यूज। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द आर्टिकल्स, वेरी ओल्ड आर्टिकल ऑफ शशि थरूर जी, जो एमपी हैं तिरुवनंतपुरम से, आईएनसी के, उन्होंने भी कुछ फ्रेमवर्क दिया था। उन्होंने कहा तो ये सब भी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द कॉन्साइंस। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लीडर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ए का मेंबर है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए के मेंबर ने, पॉलिटिकल पार्टी ए ने, वन सेकेंड, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए ने किसी पर्टिकुलर इशू पे, लेट्स से शराबबंदी का इशू है, प्रोहिबिशन, उस पे स्टैंड लिया एक्स। अब वो व्यक्ति, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं जो एमपी हैं, उनका स्टैंड वाई है इस पे, बट ही हैज टू ओबे पार्टीज विद। तो उनको क्या है, कॉन्साइंस, मतलब अपने जो इच्छा है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनको पार्टी लाइन को टो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिफेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मान लीजिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें वाई ही, मतलब वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कह रहे हैं कि नहीं वाई सर होना चाहिए, पार्टी ने तो एक्स बोल रखा है। सो व्हाट विल हैपन, वो भी एक बड़ा इशू है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑल्सो एन इशू। अब डेमोक्रेसी में क्या है, इन द डेमोक्रेसी हम क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यही लोग वोट करके देते हैं, तो लोगों की वॉइस को उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। थर्ड इज द कन्विक्शन, कि हमारा किसी पर्टिकुलर इशू में कन्विक्शन है, पर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा नहीं, वो नहीं करना है। लास्ट इज करेज, नेक्स्ट इज करेज या क्रिटिसिज्म, दोनों बातें सेम ही हैं। करेज मीन्स पुटिंग अप देयर ओन व्यू पॉइंट। तो एक एमपी के पास, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर एन एमपी, आप खुद समझिए, अगर आप एमपी होते तो आपके पास एमपी एमएलए होते, वो आपका वो मोटिवेशन क्या है कि किसी भी पॉलिसी मैटर पे आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए। जब आपको अपना रिसर्च या अपना पॉइंट रखने का मुद्दा ही नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू टू द पार्टी लाइंस। आप रिसर्च करेंगे तो भी क्या, आप एक बायस्ड व्यू से रिसर्च करेंगे कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी लाइन को ही एडहेयर करना है, इजंट इट? सो दीज आर द इश्यूज। करेज मतलब ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी मेकर के लिए काफी इश्यूज होते हैं। उसके अलावा देयर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स, मेनी कमिटीज। फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी आई है, हशीम अब्दुल हलीम कमेटी है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, एनसीआर डब्ल्यूसी की रिपोर्ट है। सो मेनी कमिटी रिपोर्ट्स हैव कम। तो उन्होंने एंटी डिफेक्शन को लेके कुछ चीजें कही हैं। फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन आया है कि इलेक्शन कमीशन को पावर देना चाहिए स्पीकर की जगह, किस लिए, टू डिसाइड एंटी डिफेक्शन। दूसरा, कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक।
और पार्टी विप्स केवल और केवल जो बिल्कुल क्रिटिकल इश्यूज हो, फॉर एग्जांपल पार्टी गिरने गिरने वाली, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तभी पार्टी विप्स इशू होने चाहिए। सो दीज आर दी मतलब ये जो उन्होंने क्रिटिसिजम्स कहे हैं, या कहना चाहिए जो इश्यूज बताए हैं, और जो हमारे करंट ऑथर हैं उन्होंने भी कहा है कि इसका क्या होना चाहिए, डिले अगर हो रहा है तो 4 दिन या सॉरी 10 डेज का टाइम मिलना चाहिए, और उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा पब्लिक इशू नोटिस होना चाहिए विप का, ताकि लोगों को भी पता चले और एमपीज को भी पता चले। सो दिस इज अगेन एन इवॉल्विंग इशू, और लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है। ऑन दी वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन सेज दैट कि भाई एक बार ही इलेक्शन हो, और एक बार इलेक्शन हो, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितना जरूरी है, और उस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ अपने फुल फोर्स में रहे, और उस पे एक डिटरेंट क्रिएट करे लोगों के बीच में, या नेताओं के बीच में, कि वो इस पार्टी से उस पार्टी में मूव ना करें। हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस द पॉलिटिकल विल इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि भाई हम एंटी डिफेक्शन को सीरियसली लें, और उसकी जो भी शॉर्टफॉल्स हैं, कमियां